हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब बच्चों? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो जो फिनोमिनाज होती हैं उनकी डिटेल स्टडी करते हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है गैमिट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ पेरेंट्स। हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की डिटेल स्टडी कर ली है। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मेन फंक्शन जो है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मीन्स है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके मियोसिस डिवीजन के थ्रू गैमीट्स का फॉर्मेशन करना, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। गैमीट्स, मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट ओवम। तो टॉपिक अपना था प्रीवियस क्लास में गैमीटोजेनेसिस, जो कि 2 टाइप का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की डिटेल स्टडी कर ली थी। गैमीटोजेनेसिस का जो टॉपिक था स्टूडेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस ये होता है बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। पुबर्टी एज में स्टार्ट होता है, थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू रहता है। बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस 2 स्टेप्स में होता है, जिसका डिस्कशन प्रीवियस क्लास में हमने डिटेल से कर लिया था। फर्स्ट इज स्पर्मेटोसाइटोसिस। इन दिस फेज जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस अंडरगो meiosis and produce a haploid cell spermatid। तो स्पर्मेटोसाइटोसिस के रिजल्टेंट टेस्टिस में किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? स्पर्मेटिड, एक हैप्लॉइड नॉन मोटाइल सेल का। सेकंड स्टेप इज स्पर्मियोजेनेसिस। इन दिस स्टेप स्पर्मेटिड गेट डिफरेंशिएटेड इन स्पर्म। इस स्टेप में स्पर्मेटिड स्पर्म में डिफरेंशिएट हो जाता है। स्पर्म इज ए फाइब्रस एंड मोटाइल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड मैच्योर मेल गैमिट स्पर्म। तो ये प्रोसेस हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। स्टूडेंट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस रिलेटेड जो टॉपिक है आज की क्लास का बच्चों वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म है स्पर्म, वो साइंटिस्ट जो है वॉन बेयर उन्होंने इसको प्रपोज किया था, गिवन किया था। द टर्म स्पर्म कोइंड बाय वॉन बेयर, जिन्हें हम क्रेडिट देते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। तो वॉन बेयर फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, इन्होंने स्पर्म टर्म को गिवन किया था। वेरियस स्पीसीज, स्पर्म ऑफ वेरियस स्पीसीज शो वेरियस शेप एंड साइज। इट मीन्स जो अलग अलग स्पीसीज होती हैं उन स्पीसीज में स्पर्म की साइज एंड शेप ये काफ़ी वेरी करती हैं। वेरियस sperm of various species
हैव शो वेरियस शेप एंड साइज। अलग अलग स्पीसीज के स्पर्म की शेप और साइज जो है वो अलग अलग होती है। हम बात करेंगे ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म की जो शेप होती है स्टूडेंट, वो होती है स्पून शेप्ड। ह्यूमन स्पर्म आर स्पून शेप्ड। ह्यूमन स्पर्म जो है स्पून शेप के होते हैं और इनकी जो अप्रोक्सीमेटली लेंथ होती है वो लेंथ होती है 16 माइक्रोमीटर। ह्यूमन स्पर्म की जो अप्रोक्सीमेटली लेंथ होती है वो होती है 16 माइक्रोमीटर, सॉरी 60 माइक्रोमीटर। एंड इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? स्पून शेप, लाइक दिस। कुछ इस टाइप के होते हैं ह्यूमन स्पर्म। जब हम माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डायरेक्ट स्टडी करते हैं ह्यूमन स्पर्म की, तो ह्यूमन स्पर्म हमें 4 पार्ट्स में डिफरेंशिएट दिखाई देता है। ह्यूमन स्पर्म के जो पार्ट्स होते हैं मेनली 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड दिखाई देता है। फर्स्ट इज हेड रीजन, सेकंड वन इज नेक, नेक्स्ट इज मिडिल पीस एंड लास्ट इज टेल। स्टूडेंट, ह्यूमन स्पर्म जो है इन 4 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है, हेड रीजन, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ह्यूमन स्पर्म के जो ऑल 4 पार्ट हैं ये कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स को अपने अंदर एनक्लोज करते हैं और उनका क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है, ये हम एक लेबल्ड डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। तो ह्यूमन स्ट्रक्चर की जो ह्यूमन स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है उसे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमन स्पर्म का हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसको लेबल करते हैं और डायग्राम के जो जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो स्पर्म के अंदर एनक्लोज हैं उनका 1 बाय 1 हम फंक्शन भी डिस्कस करते हैं। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, आप भी मेरे साथ रफ नोटबुक में डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए डायग्राम ड्रॉ करने की, और जब भी आपको जरूरत पड़े एग्जाम में अदर किसी लेबलिंग के लिए तो आप प्रॉपरली इसको ठीक से कर पाएँ। तो डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट ह्यूमन स्पर्म का। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रफ स्केच तैयार कर देता हूँ, इससे डायग्राम को प्रिपेयर करने में बहुत इजी हो जाता है। रफ स्केच बनाने से डायग्राम बहुत इजीली जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है। आप भी ऐसा कर सकते हो। इस प्रकार से ये स्टूडेंट मैंने रफ स्केच ड्रॉ किया है ह्यूमन स्पर्म का। अब मैं इसको फेयर कर देता हूं ताकि आपको डायग्राम बनाने में बहुत आसानी हो जाए।
प्रकार से ये ह्यूमन स्पर्म के वेरियस पार्ट हमने ड्रॉ किए हैं और लास्ट में हम ये ड्रॉ कर देते हैं स्टूडेंट टेल। ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ह्यूमन स्पर्म का। ये स्टूडेंट्स जो भी पार्ट अब अपन ने नेम लिखे थे कि ह्यूमन स्पर्म मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, हेड रीजन, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो ये ऑल 4 पार्ट जो है मैंने इस डायग्राम में ड्रॉ कर दिए हैं। और अब सबसे पहले हम इन पार्ट्स को लेबल करते हैं, फिर उसके बाद कौन से पार्ट में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, उसका क्या फंक्शन है, हम ये ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट देखो, ये जो इस ह्यूमन स्पर्म का फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने नेम दिया था हेड रीजन। This one is head region. Head region of human sperm. This narrow part is called neck of human sperm. This long and tubular part, is called middle piece. And last, this fibrous and longest part, of human sperm is called tail. तो स्टूडेंट ये ह्यूमन स्पर्म के जो है 4 पार्ट, जो सबसे पहले हमने बताया था कि ह्यूमन स्पर्म 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। फर्स्ट इज हेड रीजन, सेकंड इज नेक, थर्ड इज मिडिल पीस एंड नेक्स्ट वन इज टेल। अब ये सभी पार्ट्स कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स को कंटेन करते हैं, ये हमें डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेड रीजन की बात करते हैं स्टूडेंट। ह्यूमन स्पर्म के जो हेड रीजन है, उस हेड रीजन की जो शेप होती है वो कॉनिकल होती है। इस प्रकार से ये कॉनिकल शेप का होता है हेड रीजन, लाइक दिस। ये कॉनिकल शेप का होता है हेड रीजन, बिकॉज कॉनिकल शेप की वजह से इसको जो मोटिलिटी है फ्लूइड में, लिक्विड मीडिया में, वो बहुत इजीली हो जाता है। स्विमिंग में हेल्प करता है कॉनिकल शेप जो है इसके हेड रीजन की। स्पर्म एक मॉडिफाइड सेल है एनिमल की, और सेल के बाहर ऑलवेज जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। तो स्टूडेंट स्पर्म के बाहर ये जो मैंने आउटर मोस्ट कवरिंग ड्रॉ की है, इस आउटर मोस्ट कवरिंग को हम नेम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस outermost covering of sperm is called plasma membrane. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट्स? वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटरमोस्ट कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, प्रॉपर शेप देती है, बट इसके साथ ही बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन वो भी परफॉर्म करती है। कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाना चाहिए, कौन सा एग्जिट होना चाहिए, इस बात को रेगुलेट करती है सेल मेम्ब्रेन। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये हम डिस्कस करते हैं सेल बायोलॉजी में। यहाँ पर स्टूडेंट स्पर्म की जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करती है जो है एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। सेल मेम्ब्रेन ऑफ हेड रीजन ऑफ स्पर्म shows antigenic property. Antigenic property. Cell membrane of head region of human sperm show antigenic property.
एंटीजेनिक प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है कि बच्चों इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हेड रीजन में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो अपनी ही स्पीसीज के ओवम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बच्चों एक स्पीसीज स्पेसिफिक फिनोमिना है। इट मीन्स सेम स्पीसीज के ओवम एंड स्पर्म ही एक दूसरे से फ्यूज्ड होकर जाइगोट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो स्पर्म सेम स्पीसीज के ओवम को आइडेंटिफाई कैसे करेगा, इसमें हेल्प करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, सेम एज स्पर्म सेम स्पीसीज के ओवम को आइडेंटिफाई करके उसमें जो है एंट्री स्टार्ट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म किस प्रकार से मॉडिफाइड होती है कि ये अपने ही स्पीसीज के ओवम को आइडेंटिफाई कर सके ताकि फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये स्टूडेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फीचर। इसके बाद मैंने बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था कि हेड रीजन में 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं। वन इज न्यूक्लियस एंड अनदर इज एक्रोसोम। हेड रीजन ऑफ ह्यूमन स्पर्म कंटेन 2 स्ट्रक्चर्स। ह्यूमन स्पर्म का जो हेड रीजन है स्टूडेंट उसमें 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं। हेड रीजन ऑफ ह्यूमन स्पर्म कंटेन 2 स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट इज न्यूक्लियस। ये मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की है जो डबल लेयर्ड होती है ये तो है स्टूडेंट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर एज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट एक्रोसोम, ये एक्रोसोम, दिस वन इज एक्रोसोम। तो स्टूडेंट हेड रीजन में 2 स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज एक्रोसोम एंड सेकंड इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट हेड स्पर्म के हेड रीजन में, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। हमने स्पर्मियोजेनेसिस में डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का वो स्टूडेंट हैप्लॉइड होता है, हाफ क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल है, बिकॉज मियोसिस डिवीजन के थ्रू बनता है। न्यूक्लियस में बचा क्या है? न्यूक्लियस में ओनली जीनोम है। इट कंटेन जीनोम ऑफ मेल पेरेंट। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या बचा हुआ है? मेल पेरेंट का जीनोम है। जीनोम मीन्स डीएनए, इट मीन्स जेनेटिक मटेरियल ऑफ मेल पेरेंट, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। वैसे तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ साथ आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, अदर प्रोटीन्स ये सब भी होते हैं, बट ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? न्यूक्लियस से अननेसेसरी मटेरियल बाहर रिलीज कर दिया जाता है ताकि स्पर्म की जो साइज है वो स्मॉलर हो जाए, उसका वेट कम हो जाए, ताकि स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प कर सके। तो स्पर्म में का जो न्यूक्लियस है हैप्लॉइड, उसमें ओनली जीनोम डीएनए होता है मेल पेरेंट का, जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है। सेकंड पॉइंट होता है एक्रोसोम। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था स्टूडेंट, एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन है वो गोल्जी बॉडी से होता है, फॉर्म्ड बाय द गोल्जी बॉडी। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किया जाता है कि स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है उस एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है? द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम टेक्स प्लेस बाय द गोल्जी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का जो गोल्जी बॉडी है वहां से बनता है। कैसे बनता है हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था।
अब इसका रोल क्या है एक्रोसोम का? स्टूडेंट, एक्रोसोम गोल्जी बॉडी से बनता है, इसलिए एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स फिल्ड रहते हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन्स। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म contain various enzymes which are called sperm lysins। एंड स्टूडेंट, स्पर्म लाइसिन्स जो एंजाइम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। स्पर्म लाइसिन्स एंजाइम 2 टाइप के हैं। फर्स्ट इज हाइलुरोनिडेज एंड सेकंड इज एक्रोसिन। 2 टाइप के स्पर्म लाइसिन्स एंजाइम फिल्ड रहते हैं ह्यूमन स्पर्म के एक्रोसोम में। कौन से होते हैं? फर्स्ट इज हाइलुरोनिडेज एंड सेकंड वन इज एक्रोसिन। इनका क्या रोल होता है? तो स्टूडेंट, आगे हम पढ़ेंगे प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। गैमेटोजेनेसिस के बाद का प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट? जैसे ये है ओवम, और इस ओवम के बाहर कुछ प्रोटेक्टिंग कवरिंग्स होती हैं, जिन कवरिंग्स को हम नेम देते हैं एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन। अगर हम ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो ह्यूमन स्पर्म पर 2 एग मेम्ब्रेन है स्टूडेंट। एक तो होता है अंदर की तरफ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, और उसके बाहर होता है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। ह्यूमन ओवम के बाहर जो 2 एग मेम्ब्रेन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का नेम होता है स्टूडेंट जोना पेलुसिडा एंड सेकेंडरी इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। ये सारी चीजें बच्चों मैं आपको फीमेल गैमेट ओवम के स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा। फीमेल गैमेट ओवम कैसे बनता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वो हम यहां पढ़ेंगे अलग से। यहां पर इसलिए बताया ताकि मैं इनका फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर सकूं प्रॉपरली। तो मैं आपको बात कर रहा था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। फर्स्ट पार्ट इज हेड रीजन। तो हेड रीजन में क्या होता है स्टूडेंट? एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जीनोम है एंड एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स फिल्ड हैं, स्पर्म लाइसिन्स, दे आर टाइप एंजाइम्स। ये एंजाइम्स 2 टाइप के हैं बेसिकली, हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसिन। इनका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़ा ओवम का रिव्यू बताया है आपको। ह्यूमन ओवम के बाहर 2 एग मेम्ब्रेन है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज जोना पेलुसिडा एंड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। स्टूडेंट, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट करता है ओवम को। ये जैसे स्पर्म है, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंटर करता है ओवम में। तो स्टूडेंट, स्पर्म को ओवम के अंदर एंट्री करने के लिए इन एग मेम्ब्रेन को यहां से डिसॉल्व करना होता है। एग मेम्ब्रेन को यहां से एक प्रकार से डेस्ट्रॉय करना होता है। जब तक ये एग मेम्ब्रेन यहां से डेस्ट्रॉय नहीं होंगी तब तक जो है स्पर्म की एंट्री पॉसिबल नहीं होगी। तो स्पर्म को ओवम में एंटर करने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इन एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना कंपलसरी है। जब तक मेम्ब्रेन डिसॉल्व नहीं होंगी, डिजेनरेट नहीं होंगी, तब तक स्पर्म एंटर नहीं करेगा, और अगर स्पर्म एंटर नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करने के लिए स्पर्म की एंट्री कंपलसरी है, और स्पर्म की एंट्री के लिए इन मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना कंपलसरी है। तो इन मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को हम कलेक्टिवली नेम देते हैं स्टूडेंट स्पर्म लाइसिन्स। मुझे लगता है टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्यों बताए हैं आपको ये मेम्ब्रेन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए जिन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन एंजाइम्स को हम कॉमनली क्या नेम देते हैं? स्पर्म लाइसिन्स, विच आर फिल्ड विद इन द एक्रोसोम। और ये एंजाइम कहां पर फिल्ड रहते हैं बच्चों? एक्रोसोम के अंदर फिल्ड रहते हैं। अब 2 मेम्ब्रेन 2 एंजाइम्स, तो एक एंजाइम एक मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देगा, ये बहुत इजी हो गया है।
तो बच्चों जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है जोना पेलिसिडा, इसको तो डिसॉल्व करता है एक्रोसिन। एक्रोसिन डिसॉल्व टू प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जोना पेलिसिडा, while second enzyme hyaluronidase dissolve to corona radiata। तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जोना पेलिसिडा को तो कौन डिसॉल्व करता है? एक्रोसिन एंजाइम। एंड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कोरोना रेडिएटा को कौन डिसॉल्व करता है? हाइलुरोनिडेज। और ये दोनों एंजाइम इस प्रकार से एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके स्पर्म एंट्री के लिए एक पथ जनरेट कर देते हैं, जिससे होकर स्पर्म एंटर कर जाता है इनसाइड द ओवम, और इसके साथ ही क्या कंप्लीट होता है? फर्टिलाइजेशन। कुल मिलाकर एक्रोसोम का क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हुआ? एक्रोसोम ओवम की एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये था बच्चों स्पर्म का एक्रोसोम, न्यूक्लियस, ओवरऑल हेड रीजन एंड हेड रीजन के फंक्शंस। कंप्लीट है बच्चों? समझ आ रहा है प्रॉपर्ली? ओके, आगे मूव करते हैं बच्चों। एक यहां पर छोटी सी टर्म है जिसको मैं नोट कर देता हूं। एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस के बीच यहां पर एक स्पेस होता है, उस स्पेस का नेम है परफोरेटोरियम। एक स्पेस है स्टूडेंट एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस के बीच, और उस स्पेस को हम नेम देते हैं परफोरेटोरियम। इसके साथ ही पॉइंट फर्स्ट इज कंप्लीट, हेड रीजन। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों नेक रीजन। नेक रीजन से पहले मैं बता दूं, ये न्यूक्लियस का पोस्टीरियर पार्ट है, और यहां पर एक सेंट्रियोल इसमें एम्बेडेड रहता है, और सेकंड सेंट्रियोल इसके राइट एंगल पर होता है। ये सेकंड सेंट्रियोल है जो इसके राइट एंगल पर होता है। ये दोनों सेंट्रियोल है स्टूडेंट, जिसमें से नेक रीजन हेड एंड मिडिल के बीच का नैरो पार्ट है, और इसमें मेनली ये वाला सेकंड वाला सेंट्रियोल यहां पर प्रेजेंट रहता है। इस प्रकार से तो यहां पर टू सेंट्रियोल है स्टूडेंट। फर्स्ट इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल वो है जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पोस्टीरियर साइड की तरफ एम्बेडेड रहता है, वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन होता है क्लीवेज। क्लीवेज क्लीवेज क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म ओवम में एंटर कर जाता है तो ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है, ओवम जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट सिंगल सेल होता है, उस जाइगोट को डिवीजन करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना होता है। तो जाइगोट से जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है उसके लिए डिवीजन इसेंशियल है। उन सेल डिवीजन के लिए जो है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जरूरी है। सेल डिवीजन ही क्लीवेज है। अर्ली माइटोसिस फाउंड इन जाइगोट आर कॉल्ड क्लीवेज। तो क्लीवेज एक प्रकार का सेल डिवीजन है और इसके लिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इसेंशियल होता है। इसके राइट एंगल पर जो अनदर सेंट्रियोल है उसको हम नेम देते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। राइट एंगल पर जो अनदर सेंट्रियोल है बच्चों उसको हम नेम देते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल से क्या होता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक बंडल ओरिजिनेट होता है। उस बंडल को हम नेम देते हैं एक्सोनीमा। डिस्टल सेंट्रियोल प्रोड्यूस एक्सोनीमा एंड एक्सोनीमा फॉर्म टेल ऑफ स्पर्म। टेल ऑफ स्पर्म। तो ओवरऑल क्या हो गया कि डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन इनडायरेक्टली क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ टेल ऑफ स्पर्म। तो डिस्टल सेंट्रियोल स्पर्म की टेल बनाता है। कैसे बनाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सोनीमा बंडल्स एक
फाइबर्स का माइक्रोट्यूब्यूल का एक बंडल निकलता है जिसको अपन नेम देते हैं एक्सोनिमा, और एक्सोनिमा से बनता है स्पर्म का टेल। कैसे बनता है मैं डायग्राम से आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। यहां से एक बंडल ओरिजिनेट होता है फाइबर्स का, इस प्रकार से। ये फाइबर्स का एक बंडल मैंने ड्रॉ कर दिया है जो मिडिल पीस से होकर टेल तक जाता है। ऐसे तो ये स्टूडेंट जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है वो है एक्सोनीमा, और इस एक्सोनीमा को प्रोड्यूस करता है डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया स्टूडेंट, इसका नेम होता है एक्सोनीमा, और इस एक्सोनीमा का फॉर्मेशन डिस्टल सेंट्रियोल से हुआ है। डिस्टल सेंट्रियोल से टेल बनती है। तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, जिसमें हेड रीजन जो इस प्रकार का कोनिकल शेप का होता है, जिसमें एक्रोसोम और न्यूक्लियस है। सेकंड नेक इसका नैरो पार्ट है जिसके अंदर डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है बच्चों मिडिल पीस। मिडिल पीस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पर्म का, जो एक लॉन्ग एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। मिडिल पीस इज ए लॉन्ग एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो इसका नैरो पार्ट है। मिडिल पीस इसका एनर्जी चेंबर है। क्यों होता है स्टूडेंट मिडिल पीस एनर्जी चेंबर? बिकॉज इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मिडिल पीस इज कॉल्ड एनर्जी चेंबर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट? जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एक्सोनीमा के चारों तरफ स्पाइरली अरेंज रहते हैं, इस प्रकार से। मिडिल पीस के सेंटर में जो एक्सोनीमा होता है, उस एक्सोनीमा के चारों तरफ जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो स्पाइरली अरेंज रहते हैं, एंड स्पाइरली अरेंज रहकर एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं जिसका नेम है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, और इसको एक और नेम हम दे सकते हैं नेबेनकर्ण शीथ। नेबेनकर्ण शीथ, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल एंड नेबेनकर्ण शीथ। क्या होता है? मिडिल पीस के बिल्कुल सेंटर से होकर एक्सोनीमा एक फिलामेंट का एक बंडल पास होता है, और उस बंडल के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होकर माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल का फॉर्मेशन करते हैं, नेबेनकर्ण शीथ का फॉर्मेशन करते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कब? जब स्पर्म को मूवमेंट करना होता है फीमेल जेनेटल सिस्टम में। तो ये इसका मिडिल पीस एनर्जी चेंबर। स्टूडेंट मिडिल पीस से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टर्म हैं। एक टर्म तो ये है कि मिडिल पीस में इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने सबसे बाहर ड्रॉ की है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मिडिल पीस में एक अनादर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मिडिल पीस में एक थिन मेम्ब्रेन और प्रेजेंट रहती है। बेनिथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन a thin membrane is also found in middle piece which is called meningeal। इस प्रकार से ये इसका कुछ हिस्सा जो है वो
हेड रीजन में भी ट्रेवल कर जाता है। इसको हम नेम देते हैं स्टूडेंट मैनचेट। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैनचेट। मैनचेट ये साइटोप्लाज्म से बनी एक थिन मेम्ब्रेन है, लेयर है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे की तरफ ह्यूमन स्पर्म में प्रेजेंट रहती है। और लास्ट जो पॉइंट मिडिल पीस से रिलेटेड वो ये है कि मिडिल पीस के पोस्टेरियर पार्ट में, मिडिल पीस के पोस्टेरियर पार्ट में नीचे की तरफ एक स्पेशल सेंट्रियोल है जिसका नेम होता है रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल। और रिंग सेंट्रियोल का जो फंक्शन है वो अभी तक अननोन है। रिंग सेंट्रियोल हैज अननोन फंक्शन। रिंग सेंट्रियोल हैज देयर अननोन फंक्शन। तो ये स्टूडेंट कंप्लीट हो गया है मिडिल पीस। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन स्पर्म की स्ट्रक्चर, जिसमें हेड रीजन टू स्ट्रक्चर्स कंटेन करता है, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। सेकंड इज नेक, नेक रीजन में प्रॉक्सिमल डिस्टल सेंट्रियोल है। थर्ड मिडिल पीस, मिडिल पीस के सेंटर से एक्सोनीमा पास होता है और एक्सोनीमा के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरली अरेंज रहते हैं और इस प्रकार बनाते हैं निबिन कर्ण शीथ। एक एक्स्ट्रा पॉइंट, मैनचेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिडिल पीस वाले पार्ट में मैनचेट प्रेजेंट रहती है एंड मिडिल पीस के पोस्टीरियर पार्ट पर एक रिंग सेंट्रियोल है जिसका फंक्शन अब तक अननोन है। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट पार्ट आता है ह्यूमन स्पर्म का टेल। टेल जैसा कि हमने पढ़ा, टेल स्पर्म का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ह्यूमन स्पर्म का लॉन्गेस्ट पार्ट होती है टेल, और टेल का जो मेन फंक्शन होता है वो है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्विमिंग ऑफ स्पर्म में हेल्प करती है। जब स्पर्म फ्लूइड मीडिया में स्विम करता है, मूवमेंट करता है, तो उसमें हेल्प करती है ये टेल, और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन स्पर्म का। हम टेक्निकली टेल को देखें, टेल होता क्या है, तो ह्यूमन स्पर्म की जो टेल है स्टूडेंट, ये टेल होती है टाइप ऑफ फ्लैजिला। टेल फ्लैजिला होती है स्टूडेंट। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर आपने 11th में सेल बायोलॉजी चैप्टर में पढ़ी होगी। फ्लैजिला इज ए बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन विच 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज फाउंड। तो क्या होता है बच्चों टेल? टेल टेक्निकली बायोलॉजिकली टेल इज ए फ्लैजिला, और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर आप 11th सेल बायोलॉजी चैप्टर में डिस्कस करते हैं तो वहां पढ़ेंगे कि फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक बंडल है, फाइबर का एक बंडल है, जिसमें फाइबर का अरेंजमेंट क्या होता है 9+2। क्या मीनिंग है 9+2 का? 9+2 का ये मीनिंग है स्टूडेंट कि जब हम टीएस ड्रॉ करते हैं, फ्लैजिला का ट्रांसवर्स सेक्शन ड्रॉ करते हैं, तो स्टूडेंट इसमें जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं पेयर्ड होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप इसको मान लेंगे, थोड़े से कम ड्रॉ गए, एक और मान लेंगे, ऐसे 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो तो पेरिफेरी पर होते हैं एंड 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सेंटर में होते हैं। तो ऐसा ट्रांसवर्स सेक्शन होता है फ्लैजिला का, जिसे आप 11th में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन स्पर्म की जो टेल होती है वो फ्लैजिला है, जिसमें फाइबर्स का अरेंजमेंट क्या होता है 9+2। तो टेल ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एंड टेल इज ए फ्लैजिला विच हैज 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब टेल मेनली 2 पार्ट में डिवाइड रहते हैं स्टूडेंट। डायग्राम में आप मेंशन देखेंगे टेल के 2 पार्ट हैं। दिस वन इज मेन पीस, मेन पार्ट और मेन पीस, एंड लास्ट
दिस थिन पार्ट इज कॉल्ड एंड पीस, ये एंड पीस। तो ह्यूमन स्पर्म की जो टेल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, मेन पीस एंड एंड पीस। समझ लेंगे दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। देखो स्टूडेंट, जो मेन पीस होता है ये कंपैरेटिवली लॉन्ग एंड थिक पार्ट होता है। यहां से यहां तक आप इसको देखेंगे तो ये मेन पीस है, लास्ट का छोटा सा एंड पीस है। तो कंपैरेटिवली लॉन्ग पार्ट है एंड थिक पार्ट है, वाइड होता है। तो मेन पीस इज लॉन्ग एंड थिक पार्ट, थिक पार्ट। एक पॉइंट तो इसका ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इस मेन पीस के बाहर की तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। ये जो आउटर कवरिंग आपको जो दिख रही है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये एक्सोनिमा बंडल्स हैं। तो एक्सोनिमा के बाहर यहां पर क्या प्रेजेंट रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लॉन्ग एंड थिक पार्ट कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो मेन पीस होता है वो मेन पीस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। और क्या स्पेशल प्रॉपर्टी स्टूडेंट मेन पीस की, मेन पीस में 2 एक्स्ट्रा थिक फिलामेंट आल्सो प्रेजेंट, 2 थिक फिलामेंट are also present in main piece. Therefore, the arrangement of main piece in the arrangement of fibers in main piece is the arrangement of fibers in main piece is 2 + 9 + 2। ये मेन पीस का फाइबर्स का अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट कहां से आया स्टूडेंट, ये अरेंजमेंट आया है फाइबर्स के अरेंजमेंट से। मैंने बताया टेल फ्लैजिला है जिसमें 9 + 2 फाइबर का अरेंजमेंट है। इट मीन्स पेरिफ्री पर 9 फाइबर्स हैं और सेंटर में 2 फाइबर्स हैं। ये तो गया 9 + 2। अब थिक फिलामेंट में क्या होता है, थिक पार्ट में क्या होता है कि 2 एक्स्ट्रा फिलामेंट और होते हैं बाहर की तरफ। तो इनका हम रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, सबसे पहले 2, फिर 9 वाला लिखेंगे 9, फिर अंदर वाला 2 लिखेंगे 2। तो इस प्रकार से जो मेन पीस में अरेंजमेंट हो गया फाइबर्स का वो क्या होता है 2 + 9 + 2। और लास्ट में ये स्टूडेंट एंड पीस है। एंड पीस, और एंड पीस का क्या फीचर होता है, ये कंपैरेटिवली स्मॉल एंड थिन पार्ट होता है। स्मॉल एंड थिन पार्ट होता है। दूसरा क्या फीचर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एब्सेंट होती है इसमें। जो आउटर लेयर थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो यहां पर एब्सेंट होती है। और क्या फीचर होता है, 2 एक्स्ट्रा फिलामेंट आर आल्सो एब्सेंट। 2 एक्स्ट्रा फिलामेंट जो होते हैं वो भी यहां पर एब्सेंट होते हैं। इसलिए फाइबर्स का अरेंजमेंट ओनली यहां पर रह जाता है 9 + 2। फाइबर्स का जो अरेंजमेंट है ओनली यहां पर क्या रह जाता है बच्चों, 9 + 2 रह जाता है। तो ये था बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म को मैंने पूरा डायग्राम ड्रॉ कर दिया है और डायग्राम रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिए हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। डायग्राम को आप बार बार ड्रॉ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे लेबल करने की। वापस आप देख लेंगे, हम बात कर रहे हैं टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। Human sperm is fibrous structure, motile structure, haploid structure, differentiated in 4 parts. First is head region, second is neck, third is middle piece and 4 is tail. First head region, इसका इंटीरियर पार्ट है, कोनिकल शेप का होता है। हेड रीजन में 2 स्ट्रक्चर्स एनक्लोज रहती हैं। फर्स्ट इज एक्रोसोम एंड सेकंड इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका मेन पार्ट है जिसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीनोम। एंड न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है एक्रोसोम, जिसका फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से हुआ है। एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसिन्स एंजाइम फिल्ड रहते हैं जो 2 टाइप के होते हैं, हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसिन। ये एंजाइम्स एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं, ओवरऑल एग मेम्ब्रेन को डिजेनरेट करते हैं ताकि स्पर्म की एंट्री के लिए पैसेज बन जाए ओवम में और स्पर्म एंटर कर जाए, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो सके। तो ओवरऑल कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए एक्रोसोम का एक्टिव होना जरूरी है। स्पर्म के बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हेड रीजन में होती है वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो करती है। इसके बाद न्यूक्लियस के पोस्टीरियर साइड पर एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्लीवेज, एक टाइप के सेल डिवीजन होते हैं बच्चों। क्लीवेज होते क्या है? सेल डिवीजन। तो इसके लिए जो है वो इसेंशियल होते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इसके राइट एंगल पर होता है बच्चों डिस्टल सेंट्रियोल नेक में। नेक क्या है? नैरो पार्ट है। हेड एंड मिडिल पीस के बीच का नैरो पार्ट इज कॉल्ड नेक और उसमें प्रेजेंट रहता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, बंडल होते हैं, उनका एक बंडल निकलता है एक्सोनीमा, जिससे टैल बनती है। इसके बाद आता है बच्चों मिडिल पीस। ये इसका लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिडिल पीस होता है। मिडिल पीस में न्यूमेरियस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्पर्म को ड्यूरिंग मूवमेंट और स्विमिंग एनर्जी देते हैं, इसलिए इसको हमने कहा एनर्जी चेंबर ऑफ स्पर्म। मिडिल पीस के बिल्कुल सेंटर से होकर बंडल्स, एक फाइबर का बंडल निकलता है एक्सोनीमा। एक्सोनीमा के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज रहकर बनाता है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल और नेबेनकर्ण शीथ। द स्पेशल पॉइंट रिलेटेड टू मिडिल पीस, फर्स्ट इज मैंचेट। मिडिल पीस वाले पार्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म के एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है जिसका नेम है मैंचेट। मिडिल पीस के लास्ट में एक रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है एंड रिंग सेंट्रियोल का फंक्शन अब तक अननोन है। ये क्यों पाया जाता है, कैसे बनता है, इसके बारे में अभी तक कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। इसके बाद आता है इसका ह्यूमन स्पर्म का 4 पार्ट टैल, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म which help in swimming of sperm or motility of sperm. टेक्निकली बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से टैल एक फ्लैजिला होती है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर टैल कैसा होता है? फ्लैजिला। फ्लैजिला के स्ट्रक्चर आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ी है। फ्लैजिला एक फाइबर्स का बंडल है जिसमें फाइबर्स का अरेंजमेंट 9+2 होता है। ऐसी होती है टैल। टैल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मेन पीस एंड एंड पीस। स्टूडेंट, मेन पीस ये यहाँ से यहाँ तक का मेन पीस कंपैरेटिवली थिक पार्ट है, लॉन्ग एंड थिक पार्ट होता है। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। थिक पार्ट में 2 एक्स्ट्रा फिलामेंट होते हैं, 2 थिक फिलामेंट एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मेन पीस में फाइबर्स का जो अरेंजमेंट है 2 + 9+2 हो जाता है। बट एंड पीस स्मॉल एंड थिन पार्ट है। इसमें बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है
और 2 एक्स्ट्रा फिलामेंट भी एब्सेंट होते हैं। इसलिए बच्चों ये स्मॉल पार्ट है, यहाँ पर फाइबर्स का अरेंजमेंट ओनली 9+2 रह जाता है। तो ये था बच्चों टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, लेबल्ड करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे इसको लेबल करके। इसके बाद बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस में तो छोटे छोटे पॉइंट और बचे हैं। एक है रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकंड टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वे पॉइंट्स हम बच्चों अगली क्लास में ही पढ़ पाएंगे। आज का समय मुझे लगता है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, तो आप इस डायग्राम को प्रॉपर्ली देख लेंगे और बोर्ड से देखकर, मतलब अपने जो भी मोबाइल जहाँ से आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से देखकर आप इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके आप प्रॉपर्ली इसको समझेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।